हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आफ्टर क्लैट एग्जाम और यू कैन से कि आफ्टर लॉ हमारे पास में क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं। सो द थिंग इज दैट कि जब तक हम अपने एम को नहीं समझेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि भाई इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे आईएएस का एग्जाम क्रैक करने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे पास में क्या-क्या पर्क्स रहेंगे, मेरे पास में क्या-क्या सुविधाएं रहेंगी, तब तक क्या मेरे पास में वो मोटिवेशन आ पाएगा? मेरे हिसाब से नो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारे पास में आफ्टर क्लैट एग्जाम और यू कैन से दैट कि आफ्टर लॉ एग्जाम या फिर लॉ डिग्री हमारे पास में क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं जो हम एक्सेल कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं आफ्टर लॉ डिग्री, वी हैव थ्री वर्टिकल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिगेशन की, हम सेकंड सेक्टर में बात करेंगे पब्लिक एग्जाम्स की, और जो हमारा थर्ड वर्टिकल रहेगा वो डील करेगा प्राइवेट सेक्टर से। सो लिटिगेशन के बारे में बताने की मुझे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास में लिटिगेशन करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, चाहे वो सिविल का लिटिगेशन हो, चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो, टैक्स में हो या आईपीआर हो, ब्लैंड प्लस हो, तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी तो ऑलवेज रहती है। जो मेन बात करनी है हमें, वो बात करनी है पब्लिक एग्जामिनेशन की। सो पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग सरकारी नौकरी भी कहते हैं, हमारे यूपी बिहार और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इसका बहुत क्रेज है। तो सबसे पहले आता है जुडिशरी। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जज। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं अभी एमपी की, तो एमपी ने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है 2 ईयर लिटिगेशन का। बट एमपी के अलावा अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप 5th ईयर अपीयरिंग में भी आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम ये इन दोनों स्टेट्स को हम छोड़ दें तो इनके अलावा जितने भी हमारे पास में स्टेट्स हैं, आप आफ्टर डिग्री ये सभी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो पहला हमारे पास में ऑप्शन आ गया जुडिशरी का। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास में है वो आएगा जैग, जज एडवोकेट जनरल। एक ये डिफेंस सेक्टर की जॉब है, जहां पे हाई रेप्यूटेड जॉब है, आपके पास में बहुत से अच्छे पर्क्स रहते हैं, और एक डिफेंस सेक्टर में एंट्री करने का बहुत ही अच्छा मौका रहता है एक लॉ ग्रेजुएट के पास में। इसके बाद में हम जब बात करते हैं, सो वी हैव अदर एग्जांपल्स एज लाइक एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरकारी वकील। फिर हमारे पास में रहता है कि बैंक एग्जाम्स, जितनी भी हमारे पास में बैंक्स हैं, चाहे हम बात करें एसबीआई की या फिर हम बात करें आरबीआई की या फिर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की या कोई भी बैंक एक्स वाई जी, जितनी भी बैंक्स हैं, हर बैंक के पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है जहां पे हम उनको बोलते हैं लीगल ऑफिसर्स। एक टीम रहती है जहां पे अपॉइंटमेंट होता है लीगल ऑफिसर का। फिर उसके बाद में आपके पास में आता है जेएलओ, जूनियर लीगल ऑफिसर। क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? जूनियर लीगल ऑफिसर। ये क्या होता है? आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के अदर सेक्टर्स भी हैं। जैसे आप बात करें तो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर जल निगम, या फिर कोई अदर सरकारी अथॉरिटीज एमसीडी। तो इन सभी अथॉरिटीज में हमें लीगल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो सभी लीगल ऑफिसर्स आपके जेएलओ से सिलेक्ट किए जाते हैं। जो आपका जेएलओ का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू ही ये सभी जो लीगल ऑफिसर्स हैं ये सिलेक्ट किया था। फिर हम बात करते हैं यूपीएससी में देयर इज अ पोस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। इस पर्टिकुलर पोस्ट में जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये भी काफी अच्छा एग्जाम है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये आपका यूपीएससी का एग्जाम है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो फिर हमारे पास में और अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं? आरबीआई ग्रेड बी, ये आपके बैंक सेक्टर की जॉब है। काफी अच्छे पर्क्स हैं आपके इस जॉब में, जहां पे आपको रेसिडेंस के अलावा रेसिडेंस मिलता है, आपको आपके अलग पर्क्स रहते हैं। फिर इसके बाद में सेबी ग्रेड ए, ये सेबी में लीगल ऑफिसर की जॉब है। अब जो ये दो जॉब्स हैं, ये मैं बोलूंगा कि जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो इनको मैं बोलूंगा कि जिन्होंने जिन्होंने मेनली बीबीए एलएलबी की हुई है, उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, बिकॉज उन्होंने बैंकिंग लॉज पढ़ रखे होते हैं, तो उनके पास में ज्यादा चांसेस रहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अदर अपॉर्चुनिटीज आती हैं सरकारी नौकरीज में, वो आती हैं जुडिशियल क्लर्क। जितने भी हमारे हाई कोर्ट जजेस हैं, और यू कैन से दैट कि सुप्रीम कोर्ट भी जजेस हैं, उन सभी के पास में रिक्वायरमेंट होती है जुडिशियल क्लर्क की।
तो ये वैकेंसीज भी सरकारी नौकरी के अंडर ही आती हैं, पब्लिक एग्जाम्स के अंडर ही आती। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर की बात सुनते ही आप लोगों के माइंड में लॉ फर्म्स तो आया ही होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जो पहला आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है लॉ फर्म। इसका एवरेज पैकेज कितना होता है, किसी को आइडिया है? आपके लॉ फर्म्स का एवरेज पैकेज रहता है, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज पैकेज की, 15 to 18 लाख एलपी। सो हमारे जो लॉ फर्म्स हैं, अब कुछ वी हैव सम बुटीक लॉ फर्म्स, फिर हमारे पास में टीयर 2 आती है, फिर टीयर 1 लॉ फर्म्स आती हैं, एज लाइक सैम हो गया, कैम हो गया, खेतान इनको, आपके पास में ट्राई लीगल हो गया, एसएनए हो गया। तो ऐसे पास में कुछ टीयर 1 लॉ फर्म्स हैं जो अच्छा पैकेज हमें देती हैं। आफ्टर लॉ डिग्री आप 5th ईयर के बाद में ही इतना पैकेज ग्रैब कर सकते हैं, तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है। फिर हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास में क्या आएगा, लॉ फर्म्स के बाद में हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है लीगल एडवाइजर। जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं ये कंपनीज में होते हैं, जनरली ये कंपनीज में होते हैं और कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि उन्हें कौन से नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए या फिर कौन से लॉज फॉलो करने चाहिए या फिर कहाँ पे लॉज का ब्रीच नहीं हुआ है। सो जनरली ये वहां पे वर्क करते हैं। इनका जो पैकेज मानता हूँ, जो पैकेज मुझे मालूम पड़ा है जिनका एवरेज पैकेज होता है, बिकॉज सम ऑफ माई सीनियर जो है वो इस चीज में वर्किंग है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इनका एवरेज पैकेज रहता है वो 12 to 14 लाख के आसपास रहता है। ये बात कर रहा हूँ लीगल एडवाइजर्स की। किसी भी कंपनी में होते हैं लीगल एडवाइजर, जैसे मान लीजिए टाटा कोई कंपनी है या रिलायंस है या फिर अडानी ग्रुप्स है, तो उनके पास में लीगल एडवाइजर रहते हैं। फिर हम बात करते हैं इन हाउस काउंसिल की। प्लीज थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड इन हाउस काउंसिल। इन हाउस काउंसिल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, और यू कैन से दैट कि जो हमारे पास में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उनको हायर किया जाता है इन हाउस काउंसिल्स में। ये भी कंपनीज की काउंसिल्स होती हैं जहां पे आप बहुत सारे एडवोकेट्स को हायर करते हो जो आपके लिए हेयरिंग करते हैं। या आप ये सोच समझ लो कि लेट्स टेक एग्जांपल कि आई एम एन एडवोकेट, मुझे किसी कंपनी ने बोला कि शिवम, लेट्स डू वन थिंग दैट कि आप ना हमारे जितने भी केसेस हैं वो सभी आप, जो भी जितने भी हमारे केसेस हैं वो सभी केसेस जो है वो आप कोई कोर्ट में जाके लड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, और उसके लिए मेरे पास में एक मंथली इनका पे आता है और मे बी हियरिंग टू हियरिंग भी पे दे सकता है। तो ये होता है आपका इन हाउस काउंसिल। अब इन हाउस काउंसिल के बाद में हमारे पास में क्या ऑप्शन रहता है, इन हाउस काउंसिल के बाद में हमारे पास में जो अनदर ऑप्शन रहता है वो रहता है एकेडमिक्स और टीचिंग। टीचिंग का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास में है, जहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि एकेडमिक, एक एकेडमिक ऑप्शन आपके पास में अच्छा सा रहता है जहां पे हम चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पैकेज रहता है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं देन इट विल बी अराउंड 12 to 14 लाख, इतना आप नॉर्मली अर्न कर लेते हैं। टीचिंग के बाद में हमारे पास में रहती है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप की जॉब है। पॉलिसी मेकिंग, जितने भी हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो डू यू थिंक कि उनको इतने इतना लॉ का आइडिया होगा कि क्या आर्टिकल्स हैं, क्या सेक्शंस हैं, कैसे हमें चीजों को इन बिटवीन द लॉ ही रखना है या फिर जो हमारे लॉ है उसके कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो करते हुए हमें पॉलिसीज को फ्रेम करना है? तो इन सब चीजों के लिए कुछ एडवोकेट्स और यू कैन से स्टूडेंट्स भी हायर किए जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी हायर किए जाते हैं, जैसे टीचर्स हो गए या फिर ऐसा, या फिर जिन्होंने लीगल फील्ड में एक अच्छा वर्क किया हुआ है, या कोई एक अच्छा स्टूडेंट है किसी अच्छे कॉलेज से, तो उसको भी हायर किया जाता है फॉर पॉलिसी मेकिंग, जहां पे इन लोगों से यू कैन से दैट कि राय ली जाती है कि भाई पॉलिसी अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। सो अगर मैं बहुत ही मोटा मोटा देखूं तो हमारे पास में जो हमारा कैरियर आफ्टर लॉ है, सो उसमें जो हमारे पास में 3 सेक्टर निकल के आते हैं, लिटिगेशन, पब्लिक एग्जाम्स, प्राइवेट सेक्टर। सो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास में पैकेज रहता है वो है, जो हमारे पास में पैकेज है वो लिटिगेशन में अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पैकेज स्टार्टिंग में 25 to 30 के भी हो सकता है, और ये कुछ सालों में ही बढ़ के 30 LPA भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना वर्क कर रहे हैं या फिर आप अपने वर्क को लेके कितने डेडिकेटेड हैं। पब्लिक एग्जाम्स की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल पैकेज रहता है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 12 to 14 लाख के आसपास की आपको जॉब मिलती है। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं।
देन हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज है वो 12 टू 16 लाख होता है। एज वी सॉ कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन आवर लॉ सेक्टर, इसीलिए हम देख रहे हैं कि डे बाय डे और यू कैन से दैट कि ईयर टू ईयर जो लॉ एग्जाम्स हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो उनके एस्पिरेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसका मेन कारण है ये ल्यूक्रेटिव पैकेजेस और ये हमारे एग्जाम्स और एग्जाम सेक्टर्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप चूज कर लीजिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या पब्लिक सेक्टर में जाना है या फिर लिटिगेशन में। आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने कैरियर को चूज करिए, आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने कैरियर के ऑप्शन को चूज करिए और उसमें एक्सेल करिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन।